हेलो बच्चों, हेलो। ये क्या है? थ्रेड। दिख रहा है सबको? धागा है, ठीक है। इस थ्रेड को अगर आप ऐसे गुच्छा बना लो तो ये कैसा दिखेगा? एक गुच्छे सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है? ऊन का गोला दिखा है? ऊन का गोला। यार अब मैं ऊन का गोला नहीं ला पाई आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये इडली वाले से लेकर आई हूँ थ्रेड, ठीक है। तो ये जो थ्रेड है ना, ये गुच्छा जो है ना, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी में एग्जैक्टली हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेल्स में ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं, कैसे दिखते हैं, आपको पता है? इन्हीं थ्रेड्स पे हमारे जो डीएनए होती है ना, वो डीएनए लगी होती है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं, ठीक है। प्लस आप अपने आप को देखो, आप एकदम छोटे से नन्हे मुन्ने से पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए, कैसे आपकी हाइट इतनी बढ़ गई? आपका दिमाग कैसे ग्रो कर गया? आपके सेल्स ने कहीं ना कहीं डिवाइड किया होगा, ग्रो किया होगा, तभी तो आप इतने बड़े हुए। तो ये सारी प्रोसेस कैसी हुई, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, ये हम पढ़ेंगे आज के हमारे चैप्टर में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो हेलो, आई एम पल्लवी द्विवेदी और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अनअकैडमी पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स, ध्यान से देखना, समझ में नहीं आता पहले ध्यान से देखना। ये है आपका अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर, अनकॉइल्ड, बिल्कुल भी इसमें कोई कॉइलिंग नहीं है, स्ट्रेट सा है। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर है, अनकॉइल्ड है, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। इसको जब आप ऐसे गुच्छा बना लोगे ना, ऊन का गोला बना लोगे ना, तो ये बन जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर के बनाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। और ये प्रोसेस कब होती है? सेल डिवीजन के टाइम पे। और क्या होता है सेल डिवीजन में, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, पर पहले बेसिक से चलते हैं। क्रोमैटिन, अनकॉइल्ड स्ट्रेट धागा, फिर जब उसको आपने कॉइल कर दिया, गुच्छा बना दिया, तो आपका बन गया वो क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट द क्रोमैटिन फाइबर्स दैट आर कंडेंस्ड। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड इन नेचर। मतलब वही धागे को आपने बहुत ज्यादा कंडेंस कर दिया, बहुत ज्यादा ऐसा गुच्छा बना लिया, तो आपका बन गया क्रोमैटिन्स। इसको पहले किसने डिस्कवर किया था? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वॉल्टर फ्लेमिंग। कहाँ डिस्कवर किया था? सैलमेंडर की एम्ब्रियो में। कहाँ पे? लिख लेना नोट्स में अपने, सैलमेंडर एम्ब्रियो, ठीक है। सैलमेंडर की एम्ब्रियो में पहली बार जर्मन साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर किया था। 1 मार्क क्वेश्चन है आपका ये। He observed thread-like structures in cell nuclei and coined the term chromatin. Chromatin का मतलब, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो उन्होंने देखा कि जब इस ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा जब उन्होंने स्ट्रेन किया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा कलर डाला, तभी ये स्ट्रक्चर्स विजिबल थे। इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया था क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया आपका कलर्ड बॉडी, क्रोमो मतलब कलर एंड जोम्स का मतलब बॉडी, सो कलर्ड बॉडीज। क्रोमोसोम्स का एग्जैक्ट मतलब आपका होता है कलर्ड बॉडीज। ओके, ये है आपका क्रोमोसोम, देख रहे हो? ये है आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पूरा थ्रेड जो है वो कंडेंस हो चुका है। और अभी हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। ये क्रोमोसोम्स के 2 आर्म्स हैं, ये आर्म्स एग्जैक्ट हाफ होते हैं, देख रहे हो आप? ऊपर 2 लगे हुए हैं, नीचे 2 लगे हुए हैं। और ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर ये दोनों आर्म्स को जोड़ता है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ऐसे आके ना बिल्कुल ऐसे ऐसा सा कंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है और वहां पे ऐसा ये प्रेजेंट, जहाँ पे दोनों आर्म्स आकर मीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रल में है, इससे आप रिमेंबर कर सकते हो सेंट्रोमियर। और ये क्या है? ये आर्म्स है, ठीक है। इसके आर्म्स हैं, किसके आर्म्स हैं? क्रोमोसोम्स के। और ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिड है, वही कंडेंस होकर के ये पूरा क्रोमोसोम आपका बना है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज 2 आइडेंटिकल हाफ्स, 2 आइडेंटिकल हाफ्स हैं, आधे ऊपर आधे नीचे, जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं, बहरी एक जैसे दिखती है ना अक्सर, इन्हीं लिए हम उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और ये सेंट्रोमियर पे आके अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है, इसीलिए सेंट्रोमियर में आके अटैच होते हैं। अब ये जो थ्रेड था, ये जो थ्रेड से मैं बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ आज। देखो, ये जो थ्रेड था, ये थ्रेड
किस चीज का बना होता है? ये देख रहे हो क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है? ये आपका बना होता है डीएनए का। कैन यू इमेजिन एक थ्रेड डीएनए, ये थ्रेड नहीं, ये तो कोई और फाइबर है। आपकी बॉडी में जो थ्रेड ऐसा होता है, मतलब कि क्रोमैटिन मैंने बताया ना, जो थ्रेड होता है वो किसका बना होता है? डीएनए का प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है इस थ्रेड में, आप समझ रहे हो? डीएनए प्लस प्रोटीन्स दोनों, और ये मिलकर डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आप इमेजिन करो कि ये है आपका प्रोटीन, एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, हिस्टोन दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो इतना अच्छे से दिख रहा होगा, बट फॉर योर एक्सपीरियंस यू कैन सी, ये है आपका प्रोटीन। अब इस पर जो डीएनए होता है ना, वो ऐसे कॉइल हो जाता है, दिख रहा है? ऐसे कॉइल होता जाता है, और कॉइल हो करके ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये ऊन के साथ जो कॉइल हो गया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये देख रहे हो, ये है आपका न्यूक्लियोसोम। तो जो क्रोमैटिन फाइबर्स होती है ना, क्रोमैटिन जो हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स, वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स की बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये है आपका, मान लो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको जब आप ऐसे खोलोगे ना, ऐसे खोलोगे ना, तो ऐसी ऐसी ये वाली स्ट्रक्चर्स आपको, जिसपे डीएनए ऐसे रैप है, न्यूक्लियोसोम, ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये पूरा जो प्रोसेस है क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन का, ये आपको फ्लो चार्ट में डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये आपका डीएनए, और ये डीएनए आपका रैप हुआ किस पर? हिस्टोन प्रोटीन्स पर। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमैटिन के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन्स पे आके 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर आके ऐसे रैप हुआ, और वो बनाया आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक है? ये राउंडेड स्ट्रक्चर, जो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, ये बना आपका न्यूक्लियोसोम। अब ऐसी ही न्यूक्लियोसोम्स कंबाइन हो करके आपका फिर कॉइल होकर, सुपर कॉइलिंग होकर क्रोमैटिन फाइबर्स बनाती हैं, ठीक है? क्रोमैटिन फाइबर्स बनाती हैं, और यही क्रोमैटिन फाइबर्स और ज़्यादा कॉइलिंग होकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं? ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो क्रोमोसोम बेसिकली किसका बना होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स का। और क्रोमैटिन फाइबर्स किसके बने होते हैं? डीएनए के और हिस्टोन प्रोटीन्स के। अब आपको लगता हो कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, बहुत बड़े हैं, तो कम प्रेजेंट होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे डीएनए जो है वो 40% होता है, बट हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो 60% है। मतलब कि प्रोटीन्स की जो अमाउंट है ना, वो यहाँ पर ज़्यादा है, और डीएनए की अमाउंट कम है। आपको पता है आपकी बॉडी में एक सेल में कितनी अप्रॉक्स कितना डीएनए प्रेजेंट होगा? मुझे कमेंट करके बताना, बट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब समझ लो एक साड़ी होती है ना 5 मीटर्स की, उससे हाफ, लगभग 2 पॉइंट, चलो मैं बता ही देती हूँ, लगभग 2.2 मीटर्स का आपका डीएनए होता है। आप समझ लो कितना बड़ा डीएनए। ये मेरा हाथ है ना, इससे भी ज़्यादा डीएनए, और ये एक सेल में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? कॉइलिंग होती है, ऐसे ऐसे करके ना कॉइलिंग होती है, खूब ज़्यादा कॉइलिंग कर करके इतना छोटा सा गुच्छा बनाते हैं कि 1 माइक्रोमीटर, मतलब सेल कितना छोटा होता है, उसके अंदर वो आकर प्रेजेंट होता है। समझ में आया आपको? इन्हीं क्रोमोसोम्स पर आपकी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जीन्स यू नो ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है, उन्हीं जीन्स पर आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो समझ रहे क्रोमोसोम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये थ्रेड कितना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, आप इसको याद करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट डीएनए। अब ये न्यूक्लियोसोम पढ़ा हमने, न्यूक्लियोसोम किसका बना है? आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल आपका, जो पास ऑन करता है, ठीक है? जो हम अपने पेरेंट्स से लिए हुए हैं, यही हमारा पहचान बताता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स कौन है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। द डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज दी मॉलिक्यूल, डीएनए एक मॉलिक्यूल, हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि मैंने बताया ना 2.2 मीटर का होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये कैरी करता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कई जगह पे, जैसे कि वायरसेस में, अभी ये कंफर्म प्रूवन नहीं है, बट वायरसेस में क्या होता है, आरएनए आपका होता है जेनेटिक मटेरियल। बट मैक्सिमम, अब हमें ये तो पता भी नहीं है कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, वो तो बीच की बात है, बट डीएनए इज दी आपका जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस। अब आप सोचो, जैसे एक सेल है ना, सेल के खूब सारी ऑर्गेनील्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, साइटोप्लाज्म और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो आप सेल को ना एक किचन के जैसे इमेजिन करो, ठीक है? किचन है,
किचन में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आटा दाल चावल सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। अब हम बुलाएंगे किसको? शेफ़ को। चलो अपनी मम्मी को बुला लो, आपकी मम्मी भी शेफ़ से कम नहीं होती है। अब हम बुलाएंगे शेफ़ को। तो ऐसे ही सेल आपका क्या है? किचन है। और हम शेफ़ किसको बना रहे हैं यहाँ पे? डीएनए को। किसको बना रहे हैं? डीएनए को। डीएनए भाई साहब को हम बुलाएंगे। अब आप आएगा डीएनए और वो हमको इंस्ट्रक्शन देगा, या फिर हम कह सकते हैं वही बताएगा कि क्या बनना है, क्या करना है। शेफ़ जो बड़े वाले शेफ़ होते हैं वो ऑर्डर ही तो देते हैं कि तुम इसको कट कर दो, इसको चॉप कर दो, इसको ऐसे सजा दो, यही तो करते हैं। तो वैसे डीएनए यहाँ पे सेल में शेफ़ की तरह एक्ट करता है और वो सारी इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को कि तुम भाई साहब को क्या करना है आगे चल के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन सी कैसे आगे इंफॉर्मेशन को पास करनी है, राइबोसोम को कैसे प्रोटीन बनानी है, कौन सी प्रोटीन बनानी, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? डीएनए। तो डीएनए आपका हो गया शेफ, सेल हो गई आपकी किचन। ओके, आप ऐसे इसको समझ सकते हो। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर, आपने वो देखी है बांस वाली सीढ़ी, बैम्बू लैडर जिस पे चढ़ते हैं, बैम्बू लैडर को आप बस ऐसे ट्विस्ट कर दो, वैसे टेढ़ा कर दो, तो वैसा सा ही आपको दिखता है डीएनए। ये देख रहे हो, ये आपके लैडर्स स्टेप्स हो गई, और ये साइड वाला आपका जो साइड होता है ना लैडर का, उसको आप दिमाग में रखो और डीएनए के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स, मतलब कि ऐसे दो हेलिक्स आपकी एक साथ जुड़ी होती हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। जो डीएनए की एक एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, अब आप क्या कहते हैं, एक ना मोतियों की माला को इमेजिन करो। कैसा दिखता है मोतियों का माला? ऐसा दिखता है, देख रहे हो? तो जो एक एक जो ये मोतियां लगी हुई हैं ना, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही डीएनए भी आप समझो कि ये जो एक आपकी साइड है ना, जैसे एक जो ये लैडर है ना, ये आपका एक एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे माले को पिरोया जाता है एक एक मोती, वैसे ही डीएनए भी एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डीएनए की स्ट्रैंड बनती है। ईच बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड, एंड ईच न्यूक्लियोटाइड, ये जो एक एक मोती है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपके 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। शुगर का बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्लस नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। शुगर, कौन सा शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में प्रेजेंट होता है आपका राइबोज और डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस एक जगह पे इन दोनों के बीच में। बट ये किस टाइप का शुगर है आपका? पेंटोज शुगर, कुछ ऐसा सा शुगर आपका होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसकी साइड से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। तो डीएनए में कौन सा शुगर है आपका? डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। ये फॉस्फेट ग्रुप एक साइड पे आपकी लगी रहती है, और एक साइड पे आपका क्या लगा रहता है? नाइट्रोजनस बेसिस। कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, उनका क्या रोल होता है? ये देखो, ये देख रहे हो आप लैडर, यही है आपकी नाइट्रोजनस बेसिस। ये आपस में पेयरिंग करती हैं, बेसिस में पेयरिंग होती है। देखते हैं हम आगे, ये देखो, ये रही आपकी नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होती है यूरासिल, ये प्रेजेंट होती है आपकी आरएनए में, डीएनए में नहीं प्रेजेंट होती है, केवल आरएनए में प्रेजेंट होती है। कोई आपसे पूछेगा क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के बीच में, तो यही डिफरेंस होता है कि यूरासिल, यहाँ पे थाइमीन की जगह पर यूरासिल होता है आरएनए में। ठीक है, एटीजीसी यहाँ पर है डीएनए में, यहाँ एयूजीसी होता है, प्लस ये सिंगल, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, डीएनए आपकी ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होती है। ठीक है, तो ये है आपकी बेसिस। अब ये बेसिस जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। अब एडेनिन और गुआनिन ये आपकी हो गई प्यूरिन्स, और थाइमिन और साइटोसिन ये आपकी हो गई पिरिमिडिन्स। अब ये जो बेसिस होती हैं ना, ये जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये आपस में पेयरिंग करती हैं, तभी आपका ये जो स्ट्रक्चर बीच में दिख रहा है ना, ये बीच वाला, ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मतलब जो सीढ़ी की स्टेप्स होती हैं ना, वो इनके बीच में पेयरिंग होती है तभी फॉर्म होती है।
कैसी पेयरिंग होती है इनके बीच में? एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमीन। एडेनिन ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है थाइमीन से। कैसी बॉन्डिंग होती है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग देखने को मिलती है? हाइड्रोजन की डबल बॉन्डिंग यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन के बीच में देखने को मिलती है। ये होती है आपकी बेस पेयरिंग की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। प्लस जो गुआनिन होता है वो किससे पेयर करता है? साइटोसिन से, और इनके बीच में हमेशा 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझना। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दीज पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। AT has 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड GC has 3 हाइड्रोजन। ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, इसको एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सही से रखने के लिए ये जो स्टेप्स हैं इनको बिल्कुल सही से रखने में हेल्प करते हैं ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्लस उनके बीच में जो पेयरिंग होती है, ठीक है। अब डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है, ये बेसिस उसमें क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया है? मुझे बता देना जरूर से। अब डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए कैसे मल्टीप्लाई करता है। डीएनए भी मल्टीप्लाई करता रहता है और ग्रो करता रहता है। कैसे मल्टीप्लाई करता है, ध्यान से सुनना। ये है आपकी डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब क्या होता है, यही डीएनए पहले क्या होता है, अनवाइंड, मतलब ये जो हेलिक्स बनी हुई है ना, ये खुलती है। ये यहाँ पे ऐसे खुल गई, ठीक है। खुल गई, किसके हेल्प से ये खुलेगी? पहली स्टेप है आपकी अनवाइंडिंग। ये खुलती है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड हेलिकेज। हेलिकेज आप याद कर सकते हो कि हेलिक्स को आपको खोलना है तो हेलिकेज एक केस ला देंगे, वहां पे हेलिकेज आ जाएगा तो डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो खुल जाएगी। अब ये स्ट्रैंड खुल गई है, 2 आपके स्ट्रैंड्स हो गए हैं यहाँ पे। अब एक स्ट्रैंड, जो एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह? पेरेंट स्ट्रैंड की तरह, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करके। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो बेसिस थी, आपने बेसिस पढ़े ना, एडेनिन के साथ थाइमीन पेयर कर रहा है, गुआनिन के साथ साइटोसिन पेयर कर रहा है, वो जो बॉन्ड बनी थी ना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बॉन्ड आपकी यहाँ पे टूट जाती है। जब ये हेलिकेज आता है तो हेलिकेज का यही फंक्शन होता है कि वो अनवाइंड करेगा। अनवाइंड कैसे करेगा? जो बेस पेयरिंग हुई है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर गई तो अब ये जो बेसिस है ना यहाँ पे फ्री हो गई हैं, तो अब उनको कोई और चाहिए ना पेयर करने के लिए यहाँ पे, तो वो क्या करती हैं, नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनता है और उसके साथ वो पेयर करती हैं। जो नया टेम्पलेट बना है ना यहाँ पे, पेरेंट स्ट्रैंड में जो बेसिस थी वो नए स्ट्रैंड के साथ पेयर करती हैं। सेम यहाँ पर भी होता है, और ये एक एक करके, मतलब ऐसे ऐसे ना डॉट डॉट में यहाँ पे नया नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मैं क्लियर स्ट्रक्चर बनाती हूँ आपको। ये हुआ आपका खुला, अब यहाँ पे पेयरिंग होकर के ऐसा बनेगा। फिर इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप जान लो। तो फिर ये आगे चल के लाइगेज एक एंजाइम होता है, वो इन स्ट्रैंड्स को जोड़ देता है। अब आप देख रहे हो ना कि एक डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड था, उससे वो खुला और एक पेरेंट स्ट्रैंड से एक नई कॉपी बनी और दूसरे वाले पेरेंट स्ट्रैंड से दूसरी कॉपी बनी। तो आप देख रहे हो कि इसकी भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो इसका डेटा था, जो भी इसकी चीज़ें थी, वो आगे कैरी हो रही हैं। मतलब एक आधा जो स्ट्रैंड था वो एक नया स्ट्रैंड बना रहा है, वो भी आधा नया बना। इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, क्योंकि सेमी मतलब आधी इंफॉर्मेशन उसकी जा रही है, आधी नहीं बनते जा रही है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इसीलिए हम पूरी जो डीएनए की जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। स्टेप्स देख लेते हैं। अनवाइंडिंग हुई, पहले खुला, अनजिपिंग, 2 स्ट्रैंड सेपरेट एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो उनके बीच में लगी थी वो ब्रेक कर दी हैं। अब फिर दोबारा से बेस पेयरिंग होती है। पहली वाली टूट गई, बेसिस फ्री हो गए, अब दोबारा से यहाँ पे आपकी बेस पेयरिंग होती है। ये जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका नया स्ट्रैंड फॉर्म करने में हेल्प करता है, और चूंकि आपकी पेरेंट स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वही आपका पेरेंट जो है नया टेम्पलेट अपने साथ फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। डीएनए रेप्लिक, डीएनए अनवाइंड्स, स्ट्रैंड सेपरेट, न्यू बेसिस जॉइन, 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म। सो दिस वाज योर डीएनए रेप्लिकेशन। शॉर्ट में ही पढ़ना है इसको, बट आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट, अब आते हैं सेल साइकिल पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आप थे छोटे से, इतने बड़े कैसे हो गए।
आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ग्रो कैसे कर गई, कैसे इतने अच्छे अच्छे ऑर्गन्स फॉर्म हो गए, इतनी प्यारी प्यारी आँखें, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, सारे स्ट्रक्चर हैं, आपके फीचर्स हैं, ये कैसे फॉर्म हो गए। एक सेल से स्टार्ट हुआ था, जाइगोट से स्टार्ट हुआ था, सेल्स डिवाइड करती गई, छोटा सा बच्चा आया, फिर भी सेल्स डिवाइड करती रहीं। ये सेल डिवीजन, ये पूरी जो प्रोसेस है, ये एक साइकिल के फॉर्म में होती है हमारे बॉडी में। सेल साइकिल में ही सेल डिवीजन भी आपका आता है, जो हमारी ग्रोथ को मतलब इफेक्ट करता है, जो हमारी ग्रोथ मेनली कराता है। तो अब ये सेल साइकिल कई फेजेस में होता है, बेसिकली 2 फेजेस में होता है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज को हम बेसिकली रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, मेन डिवीजन जो आपका होता है वो माइटोटिक फेज में होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी डिवीजन की तैयारी हो रही होती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। और वो कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई शादी होनी है घर में, तो शादी की तैयारी पूरी 6 महीने से हम कर रहे होते हैं, पूरी लंबी, और शादी एक रात में होकर ख़त्म हो जाती है। वैसे ही समझ लो सेल डिवीजन, शादी होने वाली है तो उसकी पूरी तैयारी चल रही है, पूरी, मतलब ये जो कहते हैं ना कि 90% ऑफ द टाइम सेल साइकिल का ये इंटरफेज आपका लेकर जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा आपका इंटरफेज है, और ये छोटा सा पार्ट बस यहाँ पर, ये आपका हो रहा है एक्चुअल में सेल डिवीजन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, प्लस इसकी 3 स्टेजेस होते हैं, G1, S एंड G2, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। माइटोटिक फेज में एक्चुअल आपका डिवीजन होता है, ये होती है आपकी मेन फेज। ठीक है, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, माइटोसिस और साइटोकिनेसिस। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये है आपका सेल साइकिल। सी इंटरफेज के हमने बताया ना 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, अब देखो माइटोसिस में क्या होता है, सेल जो क्या कहता है, सेल को डिवाइड करना है, एक सेल है उसको बनाना है 2 सेल। ठीक है, इसके पास एक क्रोमैटिड प्रेजेंट है। अब इस सेल को ना, ये मान लो कोई पेरेंट है, उसको अपनी मतलब जो प्रॉपर्टी है इक्वली अपने बच्चे को देनी है, ये नहीं कि आधी उसको दे दूँ और अपने पास भी रख लूँ और आधी उसको दे दूँ। तो इसको क्या करना है, अपने ये जो DNA है ना, इसको इंक्रीज करना है। अब आप समझो, जैसे ये मान लो ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर इसका DNA, ये DNA है ना आपका अंदर, अगर इसका DNA का कंटेंट बढ़ जाए तो भी ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। ये एक 4, अभी आपने देखा ना पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो भी ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। भले इसमें 4 क्रोमैटिड्स हैं तो क्या हुआ, तब भी ये सिंगल क्रोमोसोम ही कहलाएगा। तो अभी क्या है ना, पेरेंट्स के पास एक क्रोमोसोम ऐसा प्रेजेंट है। अब इसको क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, क्योंकि इसको अपने बच्चों में इक्वली बांटना है। तो ये क्या करेगा, मेहनत करेगा और एक और ऐसा सा और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, मतलब क्रोमोसोम DNA का जो अमाउंट है वो बढ़ाएगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, DNA का अमाउंट बढ़ाएगा। तो ये जो बढ़ने वाली प्रोसेस है ना, ये आपकी हो रही है इंटरफेज में। G1 फेज में सेल ग्रोज एंड परफॉर्म्स नॉर्मल फंक्शन, ग्रोज इन साइज, प्रोटीन्स फॉर्म करता है, प्रोटीन्स आपको पता है ना DNA फॉर्म करने में आगे हेल्प करेंगी आपकी, तो प्रोटीन्स फॉर्म करता है, एंजाइम्स फॉर्म करता है, किसके लिए, DNA रेप्लिकेशन के लिए। एंजाइम्स हमने पढ़े ना, हेलिकेज पढ़ा था, DNA पॉलीमरेज पढ़ा था, ये सारी एंजाइम्स को ये फॉर्म करता है G1 फेज में। प्रॉपर्टी बढ़ानी है अपनी, DNA बढ़ाना है, तो DNA बढ़ाने के लिए एंजाइम्स चाहिए होंगे, प्रोटीन्स चाहिए होंगे। प्रोटीन्स हमने कहाँ पढ़ा था, न्यूक्लियोसोम में पढ़ा था। कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी, कमेंट करके बताना मुझे। तो ये जो प्रोटीन और एंजाइम्स बनाने की प्रोसेस हो रही है, ये आपकी हो रही है G1 फेज में। उसके बाद आती है S फेज। S फेज में आपका DNA रेप्लिकेशन होता है। दिस इज द ओनली फेज ऑफ द सेल साइकिल जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, DNA का अमाउंट यहीं पे बढ़ रहा है। याद रखना, the amount of DNA doubles but the number of chromosomes stays the same। DNA का जो अमाउंट है वही बढ़ रहा है बस। मान लो DNA का अमाउंट था आपका 2C, तो वो हो जाएगा आपका 4C। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम्स ही ब्रेक होकर आगे पास ऑन करेंगे, बट क्रोमोसोम्स यहाँ पे डुप्लीकेट या डबल नहीं होते हैं, बस DNA डबल होता है। प्लीज इसको स्टार मार्क करके याद रख लेना। फिर आपकी आती है G2 फेज। यहाँ पर आपके बेसिकली सेल की प्रिपरेशन चल रही है, डिवीजन की तैयारी यहाँ पे चल रही है। मेन आपका होता है S फेज, क्योंकि यहाँ पर हो रही है रेप्लिकेशन, यहीं पे बस रेप्लिकेशन होती है पूरे सेल साइकिल में। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, तो चुपचाप मार्क करके आ जाना कौन सा फेज, S फेज। ओके, ये था आपका इंटरफेज। इंटरफेज कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं सेल डिवीजन पे। एक्चुअल में क्या था सेल डिवीजन? सेल डिवीजन आपके दो टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, तो हम एक ओवरव्यू ही उसका देखेंगे। मियोसिस आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। माइटोसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी डिफरेंस जो है वो हम आगे देखेंगे, पहले हम जानते हैं माइटोसिस मियोसिस में एक्चुअली होता क्या है। सो माइटोसिस, ओके, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन? मैंने बताया ना, कोई पेरेंट है, उनको अपनी प्रॉपर्टी पूरी अपने दोनों बच्चों में बांटनी है। आप अपने पेरेंट से पूछ लेना उनको क्या करना है, ठीक है, मैंने तो पूछ लिया है। तो ये जो पेरेंट है ना, ये जो सेल है ना, इसको अपनी प्रॉपर्टी मतलब जो अपना क्रोमोसोम, जो अपना जो भी मटेरियल है ना, उसको इक्वली बांटना है। तो वो कौन सी डिवीजन परफॉर्म करेगा? माइटोसिस, क्योंकि इक्वल देना है। और माइटोसिस में क्या होता है? इक्वल नंबर ही आपका आगे पास ऑन करता है। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल daughter cells each having the same number of chromosomes. For example, ये है आपका पेरेंट सेल, इसके पास है 46, तो ये आगे भी 46 ही पास ऑन करेगा। भले ये क्रोमैटिड एक ही आपको दिख रही है, बट ये 46 यहाँ भी जाएगा, 46 यहाँ भी जाएगा, पास ऑन होगा। अब माइटोसिस भी बहुत 4 मेन स्टेजेस में होती है। ये आपको डायग्राम अभी मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, माइटोसिस की जो फेजेस होती हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। PMAT, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ना, GMAT और ये सब, वैसे ही आप याद कर लेना PMAT, ठीक है। PMAT स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। अब एक एक स्टेजेस में क्या होता है, ठीक है। ये इंटरफेज अभी हमने देखा, सेल की प्रिपरेशन चल रही है, DNA यहाँ पे डबल हो रहा है। आते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है ना, ऐसे जो क्रोमैटिन है, ऐसा क्रोमैटिन स्ट्रेट सा प्रेजेंट है, ये प्रोफेज में आके ऐसे कंडेंस होकर के क्रोमोसोम वाली स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो जो क्रोमोसोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फिर वो सेंट्रोमियर पर आके आपकी अटैच्ड है, वो स्ट्रक्चर आपको प्रोफेज में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आके सारी क्रोमैटिड्स जो है वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर के आपका क्रोमोसोम फॉर्म कर लेती हैं। क्या स्टेजेस, क्या इसमें और आपकी स्टेप्स होती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट फेज, मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है आपकी प्रोफेज। क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस टू फॉर्म विजिबल क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन आए कि इन विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस और वी कैन से ऑफ द सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली वेरी क्लियरली विजिबल, तो आप लिख कर आओगे प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में आपको क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अगर हमें पढ़ना होता है तो हम प्रोफेज वाली उसको स्टेज को उठाते हैं पढ़ने के लिए। ईच क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंड बाय अ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ था, कहाँ पर होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, आप स्ट्रक्चर जाकर एक बार देख लेना। न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। सेल में क्या होता है, अब क्या होना है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो आपकी क्रोमोसोम है उसको करना है डिवाइड करना है, ऊपर जाना है, तो इसको चाहिए स्पेस। अब स्पेस ऐसे तो आएगा नहीं, तो जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वो यहाँ पे कहता है चलो मैं चला जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह बना देना, बहुत ही सेक्रीफाइसिंग इन नेचर है, तो वो छोड़ देता है, वो जगह वहाँ पे बनाकर चला जाता है ताकि ये आराम से डिवाइड कर सके, जो करना है कर सके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग क्रोमोसोम्स इनटू द साइटोप्लाज्म। अब देखो, क्रोमोसोम आपका प्रेजेंट कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और वो डिवीजन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वहाँ से न्यूक्लियस हटने वाला नहीं है। तो न्यूक्लियस कहता है चलो मैं हट जाता हूँ, और क्रोमोसोम्स को साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, ये देखो, ये क्या है आपकी, देखो सेंट्रियोल्स एक स्ट्रक्चर होते हैं सेल में, वो सेंट्रियोल्स आपके धीरे धीरे ऊपर की तरफ, मतलब पोल्स जानते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें निकालना है स्पिंडल फाइबर्स। यही स्पिंडल फाइबर्स, ये देख रहे हो ये फाइबर्स, यही स्पिंडल फाइबर्स आके आपके सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से आके वो जुड़ने लग जाते हैं एक एक पोल से। देखो यहाँ से जुड़ेंगे, यहाँ से जुड़ेंगे, यहाँ से, जहाँ जहाँ उनको जगह मिलेगा, देख रहे हो यहाँ पे
ये जुड़ने लग जाते हैं। अब न्यूक्लियस अगर बीच में रहता है यहाँ पे तो ये जुड़ तो पाते नहीं, इसीलिए न्यूक्लियस चला जाता है। और सेंट्रियोल्स क्या फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे रेस जैसी स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म करते हैं और आके किससे जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर, ये सर्कल यहाँ पे सेंट्रोमियर है, इससे आके देखो, देख रहे हो, सेंट्रोमियर पर आकर जुड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बिगन टू फॉर्म सेंट्रियोल्स एनिमल्स में, और सेंट्रियोल्स मूव कर जाती हैं अपोजिट पोल्स पर। ये आपका ये जो पूरा इवेंट हो रहा है स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने का, जुड़ने का, ये आपका कहाँ पर हो जा रहा है, प्रोफेज में। क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ध्यान से देखना, ये है आपका सेल, सेल के अंदर आपके ये है, क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो एक प्लेट पर, इक्वेटर पता है ना क्या होता है, बीच में जो सर्कल के बीच में होता है, यहाँ पर आकर ये लग चुके हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आके लग चुके हैं। किसकी हेल्प से, स्पिंडल, ये हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स, कहाँ से निकले हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपके निकले हैं सेंट्रियोल से। इन्होंने क्या किया है, क्रोमोसोम्स पे आकर अटैच हुए और उसको अलाइन कर दिया है बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पर। ये मान लो इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ पर ऐसे ऊपर और नीचे क्रोमोसोम्स ऐसे आके आपके अलाइन हो गए हैं। ये प्रोसेस हो रही है आपकी मेटाफेज में। इक्वेटोरियल प्लेट पूछेंगे ना, इक्वेटोरियल प्लेट पे कौन सी फेज में आके अलाइन करते हैं, सेंटर ऑफ द सेल में कब आ जाते हैं, तो मेटाफेज में, मेटा में ही आपका सेंटर पे आ रहा है। स्पिंडल फाइबर से अटैच कर गए हैं, ऑपोजिट पोल्स पे आपके ऐसे ऐसे यहाँ पे फाइबर्स आ रहे हैं और बीच में आपके क्रोमोसोम्स हैं। द स्पिंडल फाइबर अपैरेटस इज फुल्ली फॉर्म्ड। ये जो पूरा इक्वेटोरियल प्लेट पर आके लग रहा है, ये जो पूरा स्पिंडल फाइबर्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर अपैरेटस। Chromosomes are now most clearly visible under the microscope. Best phase for karyotyping. Karyotyping मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन यहाँ पे अब होने वाली है। फिर आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, आपकी जो सेंट्रोमियर, जो बीच में सेंट्रोमियर कहाँ था, क्रोमैटिड्स के बीच में, ये अब स्प्लिट कर जाएगा। दिखाती हूँ मैं पिक्चर में, ये देख रहे हो, ये डबल स्ट्रक्चर था, डबल था पूरा आपका क्रोमोसोम, ये अब क्या किया, स्प्लिट कर गया। ये आपको ये जो ऊपर स्पिंडल फाइबर्स लगे थे ना, ये इन्होंने खींच लिया, मतलब ऐसे मान लो क्रोमोसोम था, इन्होंने ऐसे इसको खींच लिया तो क्या हो गया, ये आधे आधे हो गए, आधे आधे होकर कहाँ चले गए, दो अलग अलग पोल्स पर चले गए। दो क्रोमैटिड्स आपकी ऊपर चली गई, दो क्रोमैटिड्स आपकी नीचे चली गई। ये पूरी प्रोसेस कब हो रही है, आपकी एनाफेज में हो रही है। ये हो रही है आपकी एनाफेज। तो पूछेगा कि स्प्लिटिंग कहाँ पर हो रही है आपकी, सेंट्रोमियर्स की स्प्लिटिंग, मतलब पूरी वही क्रोमैटिड्स से स्प्लिट करके वो कब हो रहा है, क्रोमैटिड्स मूव फॉर टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स पुल्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स एक खींचने धागे की तरह एक्ट करते हैं, वो उसको खींच ले जाते हैं। ईच क्रोमैटिड इज नाउ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब मैंने बताया था पहले ही आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी आपका पूरा एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करता है। भले ही ये अलग अलग होकर ऊपर पहुंच गए ना, तब भी ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, द सेल बिकम्स इलोंगेटेड एज द पोल्स मूव फर्दर अपार्ट। अब देखो, मान लो कोई ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर है, सेल है, अगर आप उसको खींचो, मतलब उसमें खिंचाव हो रहा है अंदर, तो वो क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। वही वहां पे बताएगा सेल बिकम्स इलोंगेट। ये गोल था, इसको खींच लिया, कि ये देखो, इसको यहाँ से ऐसे उठा के खींच दिया गया, तो ये यहाँ पर एक क्रोमोसोम बन गया, यहाँ पर एक क्रोमोसोम बन गया, यहाँ पर एक क्रोमोसोम बन गया, यहाँ पर एक क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी हुई एनाफेज में। अब लास्ट में आता है आपका टीलोफेज। क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स एंड बिगिन टू अनकॉइल इनटू थिन क्रोमैटिन फाइबर्स। ऐसे गुच्छे में थे क्रोमोसोम्स, अब ये दोबारा से धागा अनकॉइलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपने दोबारा, अब हो गया काम मेरा, अब हम चलो आराम करते हैं, फैल जाते हैं। तो बेसिकली वो फैलने लग जाते हैं। कब फैलने लग जाते हैं, टीलोमियर में। ठीक है, याद रखना कब फैलना है, जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये फैलेंगे। कब फैलेंगे, टीलोफेज में। बिगिन टू अनकॉइल इनटू थिन क्रोमैटिन फाइबर्स। और अब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने याद किया था ना, पहले फेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, वो अब दोबारा आने लग जाती है। न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स इन ईच सारे जो सेल ऊपर अब गया था ना, वो हर जगह न्यूक्लियस अब आपका अपीयर होना स्टार्ट कर जाते। स्पिंडल फाइबर्स आए थे खींचने के लिए, बस उनको अलग करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स आए थे। अब स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएंगे। अलग तो कर दिया उनको, दो बहनें थी, उनको क्या कहते हैं, बिछड़ा दिया इन्होंने, और फिर अब ये चले जाएंगे। अब सेल्स नाउ कंटेन 2 सेपरेट न्यूक्लियाई। देखो ये क्या हुआ, न्यूक्लियस वापस से आया। अब एक सेल में आप देख रहे हो
एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, दो अलग अलग न्यूक्लियस आपके यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। क्रोमैटिड्स ऊपर पहुंच गए, टीलोफेज में क्या हो रहा है आपका, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस वापस आ रहा है और दो नए नए न्यूक्लियस फॉर्म हो जा रहे हैं। फिर यही आपके आगे साइटोकिनेसिस में देखेंगे कि ये कैसे डिवाइड होकर के दो नए डॉटर सेल्स बना रहा है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई क्या हो रहा था प्रोफेज में। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस गायब हो गया, क्रोमैटिड ऐसे अभी रेस्ट फेज में था, बट अब उसको पता चला कि अब मुझे डिवाइड करना है, तो वो जल्दी से क्या करेगा, कंडेंस करेगा। कंडेंस करके क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम्स फॉर्म करेगा। क्रोमोसोम्स आपकी यहाँ पे अच्छे से दिखने लग जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर आता है आपका सेंट्रोमियर का सेंट्रियोल्स का फंक्शन। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे से फाइबर्स निकालते हैं। वो फाइबर्स कहाँ आके जुड़ते हैं, आपके सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर पे आके जुड़ेंगे। फिर आपका आता है मेटाफेज। मेटाफेज पे आके वो एक जो प्लेट होती है ना, फाइबर्स यहाँ ऊपर से आ गए, यहाँ पे आपके क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलाइन कर जाती हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। फिर आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में आते हैं तो ये बिछड़ ही जाते हैं बिल्कुल, स्पिंडल फाइबर्स इनको खींच लेता है ऊपर, सेल आपकी इलोंगेट हो जाती हैं, दोनों दो पोल्स पर चले जाते हैं, कुछ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऊपर, कुछ सिस्टर क्रोमैटिड्स नीचे। फिर आता है आपका टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है और फिर से आपकी जो क्रोमैटिड्स हैं वो फैल जाती हैं, कहती हैं अब हमने डिवाइड कर लिया, अब हम वापस से फैल सकते हैं, ठीक है। ये था आपका माइटोसिस। माइटोसिस हो गया, टीलोफेज आ गई। ये मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम आपके लिए अटैच कर दिया है। क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स आपके फॉर्म हो गए हैं, फिर ये फाइबर पे अटैच हो गए हैं। ये पोल ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसा वाला इमेज है, ये डिफरेंशिएट कर गए हैं। फिर यहाँ पे आपकी अब साइटोकिनेसिस होगी। साइटोकिनेसिस कैसी होती है, प्लांट्स में अलग होती है, सेल्स में अलग होती है, कैसी होती है देखते हैं। देखो, साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। दो न्यूक्लियस बन गया है, ये देखो एक सेल में इलोंगेटेड है, सेल बन गया है। अब ये सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके आपको बनाएगा साइटोकिनेसिस। मतलब साइटो एक है आपका सेल और किनेसिस मतलब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स आफ्टर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर डिवीजन आपने माइटोसिस में देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल डिवाइड एनिमल्स में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है एनिमल का। अब ये क्या होगा ना, यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होगी। फरो मतलब कि एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, देख रहे हो, ये फरो फॉर्म होगी और यही इसके बाद से सेल जो है आपका दो उसमें डिवाइड हो जाएगा। अ क्लीवेज फरो और अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द सेल एंड वो उसके बाद से सेल आपका स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होकर के आपका दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है सेल, बीच में एक प्लेट फॉर्म होगी, सेल प्लेट, और ये बनाती हैं फिर आपका दो नए सेल, कट गई फिर दो नए सेल्स। यहाँ पे सेल प्लेट की सेल प्लेट फॉर्म होती है और वो बनाती है आपकी दो नए डॉटर सेल्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी सेल्स होती हैं जहाँ पे बस माइटोसिस तक ही डिवीजन हो रहा है, उसके आगे जो साइटोकिनेसिस की प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ना जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एंडोस्पर्म। कोकोनट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है ना, 3N उसको पढ़ते हैं ना, क्यों 3N होता है, क्योंकि वहाँ पे साइटोकिनेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स ढूंढना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये थी आपकी साइटोकिनेसिस। अब आ जाते हैं मियोसिस पे। मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल, ये है आपका 46, दो सेल्स बनाएंगे, फिर इन सेल से बनेंगे दो दो, 4 सेल्स बने। अब यहाँ पे आएगा आपका 23, 23, 23 और 23। तो आप देख रहे हो ना क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो डिक्रीज कर गया यहाँ पे, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। Meiosis is a type of cell division in which that reduces the number of chromosomes by half. हाफ हो गया प्लस 4 haploid cells, N ये 2N था, ये N 4 haploid cells यहाँ पे फॉर्म होती हैं, ठीक है, from one diploid parent cell. It occurs in reproductive organs to form gametes. क्या होता है कि जो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो जैसे मान लो पेरेंट है, पेरेंट आपके 2N है, मान लो आपके मदर है 2N, फादर है 2N। अब ये अगर 2N जोड़ देंगे तो आप 4N, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना जाइगोट के लिए। तो क्या होता है, जो मदर की गैमीट है और फादर की गैमीट है, दोनों की गैमीट्स में होती है मियोसिस, और मियोसिस से आपका फॉर्म होता है NN, फिर ये NN जुड़ेगा तो आपका 2N जो है जाइगोट जो है वो फॉर्म होगा।
तो ये मियोसिस की जो प्रोसेस होती है ये बस आपकी गैमीट्स मतलब कि स्पर्म एंड एग सेल में ही होती है और कहीं नहीं होती है, और ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे आपका मियोसिस है, क्रोमोसोम्स है, ये आपकी डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुई और फॉर्म कर करके आपकी देखो, देख रहे हो नंबर बिल्कुल हाफ हो गया, यहाँ 4 है, ये बिल्कुल हाफ हो गया। ये होती है आपकी मियोसिस की प्रोसेस, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर। ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, मियोसिस की बहुत सारी फेजेस होती हैं। 2 फेज में मियोसिस खुद होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही फेजेस हैं, बट प्रोफेज भी बहुत सारी फेजेस में होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये अभी आपके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयरिंग होती है। प्लस ये आपके रिप्रोडक्शन के टाइम पे रोल प्ले करती हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर जैसी फिनोमेना देखने को, जेनेटिक मटेरियल जो हो रहा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको, बट अभी के लिए इतना जान लो कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, और जेनेटिक मटेरियल जो वेरिएशन आती है ना हमारे अंदर, वो इसी वजह से आती है, मियोसिस की वजह से ही आती है। और ये जो मियोसिस सेकंड होता है ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है। माइटोसिस अभी हमने पढ़ा ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पे भी आके सेल्स डिवाइड कर जाती हैं, और क्या कहते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पे आके वो डिवाइड करता है। अब ये बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। माइटोसिस आपका होता है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स मतलब हमारी बॉडी की सेल्स में। ये क्या क्या करेगा, ग्रोथ, रिपेयर या रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे मान लो आपकी बहन ने उसने नोच दिया, स्किन ही निकाल दी आपकी, बट आप देखते हो ना कुछ दिन बाद वहां पे नई स्किन ग्रो कर जाती है। तो वो कैसे हो रही है, वो माइटोसिस की वजह से हो रही है। सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे नई सेल्स अपने आप फिर आ जाती हैं। तो माइटोसिस आपकी होती है सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी की सेल्स में, ठीक है। और ये आपकी होती है जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, यहाँ पे न्यूक्लियस बस एक बार डिवाइड हो रहा है। यहाँ हमने पढ़ा मियोसिस 1 हो रही है, मियोसिस 2 हो रही है, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, तभी 4 आपकी हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बनकर निकलती हैं। यहाँ पे आपकी बनती हैं 2 डॉटर सेल्स, यहाँ पे बनते हैं 4 डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड, 2n था, 2n ही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, इक्वेशनल डिवीजन है, इसीलिए यहाँ पे डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। इट ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, ये हमेशा होता रहता है, ग्रोथ हमेशा हो रही है, रिपेयर हो रही है, बॉडी में चीज़ें रिप्लेस भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमेशा होता है ना, ये बहुत लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी है तभी ही ये होगा। डॉटर सेल्स फॉर्म सोमैटिक ऑर्गन्स, आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं ये माइटोसिस की वजह से ही फॉर्म होती हैं। डॉटर सेल्स फॉर्म गैमीट्स, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस की वजह से होता है। देयर इज ओनली वन प्रोफेज, जो हमने पढ़ा ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वो बस एक एक ही प्रेजेंट होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमने पढ़ा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है, और उन सब में प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, ऐसे ऐसे करके सारी फेजेस होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज इन डॉटर सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है तो 46 ही वहाँ पे रहेगा, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है तो 23 हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर डबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर इज नॉट डबल्ड, ठीक है। इट डबल्स आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब पहला मियोटिक डिवीजन हो जाता है तभी क्रोमोसोम का यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो हमें जेनेटिक चेंजेस, यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्योंकि ये क्या बना रहा है, गैमीट्स फॉर्म कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। ये क्या होता है, आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये आपका होता है रिडक्शनल डिवीजन। सो ये थी आपकी माइटोसिस एंड मियोसिस, ओके। जो भी डिफरेंसेस थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मियोसिस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया मियोसिस क्या होती है। सो कैसे हमने स्टार्ट किया था, एक थ्रेड से स्टार्ट किया था। अब पता चल गया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, यही पास ऑन तक हो जाते हैं। हमारी जो सेल्स ग्रो कर रही हैं ये सारा ये थ्रेड से स्टार्ट हो रहा है। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। थैंक यू एवरीवन। Unacademy. Let's crack it.